हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश यादव। इस वीडियो लेक्चर में मैं एयर कंडीशनिंग के फोर्थ यूनिट डक्ट एंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डक्ट का इंट्रोडक्शन कि डक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कंडीशनड एयर। कंडीशनड एयर को हम बोलते हैं कूल्ड और हीटेड। हीटेड एयर को, जैसे एयर कंडीशनर का काम क्या होता है कि कंडीशनड एयर प्रोड्यूस करना, चाहे वो गर्म एयर हो या ठंडे एयर हो, दोनों को ही हम एक सिंगल नाम से जानते हैं, कंडीशनड एयर। तो कंडीशनड एयर क्या हो जाएगा, चाहे हम कोल्ड एयर की बात करें या हीटेड एयर की बात करें, वो कहलाएगा कंडीशनड एयर। तो द conditioned air from the air conditioning equipment must be properly distributed to rooms or space to be conditioned in order to provide comfort conditioning। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंफर्ट कंडीशनिंग प्रोवाइड करने के लिए, या फिर अगर एसी को ह्यूमन कंफर्ट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ह्यूमन बॉडी के लिए रूम के अंदर जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है वहाँ से आने वाली कंडीशनड एयर पूरी तरह से अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ह्यूमन बॉडी अच्छा फील नहीं करेगी या फिर उसे कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। तो कंफर्टेबल महसूस होने के लिए जो भी आपकी कंडीशनड एयर है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से आ रही है, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे रूम के अंदर। When the conditioned air cannot be supplied directly from the air conditioning equipment to the space to be conditioned, then the duct are installed। अब यहाँ देखिए डक्ट का एप्लीकेशन दिया हुआ है कि डक्ट हम कब यूज करेंगे। तो जब भी जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है वहाँ से आने वाली कंडीशनड एयर डायरेक्टली रूम में नहीं पहुंच पाती है, तब हम डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको और भी तरीके से, अच्छे तरीके से आगे आने वाले फिगर्स में हम ध्यान से समझ पाएंगे। बस यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ये है आपका एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, एयर कंडीशनर है। यहाँ से कंडीशनड एयर बन रही है और हमें किसी अन्य प्लेस पे कंडीशनड एयर को पहुँचाना है। ये आपका एक रूम हो गया जहाँ पे हमें कंडीशनड एयर को भेजना है। ये आपका एसी हो गया जहाँ से एयर कंडीशनड एयर प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ से आपको इस जगह पे कंडीशनड एयर भेजनी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पाइप जैसा कुछ अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। सप्लाई करने के लिए, कंडीशनड एयर की सप्लाई करने के लिए एक पाइप जैसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम डक्ट कह सकते हैं। अब डक्ट का पूरा सेटअप या पूरा अरेंजमेंट डिवाइस के साथ कनेक्शन कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ होता है, उसको उसको हम लोग आने वाले फिगर्स में देख लेंगे। तो जो आपका एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है वहाँ से कंडीशनड एयर निकलती है और रूम के अंदर या फिर जहाँ भी हमें कंडीशनड, या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन कंफर्ट क्रिएट करना है, ह्यूमन कंफर्ट प्रोड्यूस करना है, वहाँ पे हमें भेजना है, तो हमें क्या अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, एक पाइप जैसा कुछ अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा जिसे हम डक्ट कह सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डक्ट का कि डक्ट हम कब इस्तेमाल करेंगे। डक्ट तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें कंडीशनड एयर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना होता है, तब हम डक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट, डक्ट कितने प्रकार का है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सप्लाई एयर डक्ट। सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट और फ्रेश एयर डक्ट, ये तीनों हम लोग आने वाले फिगर्स में बड़े आसानी से देख सकेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो पहला देखते हैं सप्लाई एयर डक्ट। सप्लाई एयर डक्ट का काम क्या होगा कि जो कंडीशनड एयर है, कंडीशनड एयर एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से अगर सप्लाई किया जाए रूम के अंदर, तो ऐसे डक्ट को हम बोलेंगे सप्लाई एयर डक्ट। दूसरा पॉइंट है रिटर्न एयर डक्ट। रिटर्न का मतलब ये हो गया कि वापस लाना है। तो जो कंडीशनड स्पेस है, जो रूम है, इसमें तो एक तरफ से हम सप्लाई करेंगे, कंडीशनड एयर को एक तरफ से सप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला पोर्शन है ये कहलाएगा सप्लाई एयर डक्ट और दूसरा पोर्शन कहलाएगा आपका रिटर्न एयर डक्ट। थर्ड पॉइंट है फ्रेश एयर डक्ट। तो फ्रेश एयर डक्ट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें फिगर से ही क्लियर हो पाएंगी ज़्यादा, लेकिन जैसा कि नाम से लिखा हुआ है फ्रेश एयर डक्ट, द डक्ट विच कैरीज द
आउटसाइड एयर इज कॉल्ड फ्रेश एयर डक्ट। जैसा कि हमें पता है कि हमेशा बार बार ये जो एयर का सर्कुलेशन है, एयर का ये जो सर्कुलेशन है, यही केवल नहीं यूज होता है, हमें बाहर से भी कुछ फ्रेश एयर को रिटर्न एयर में, जो रिटर्न एयर आती है उसमें हमें कुछ फ्रेश एयर भी मिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमें डक्ट लगाना पड़ेगा। जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर को हैंडल करने के लिए भी हमें एक डक्ट लगाना पड़ेगा। वो डक्ट कहलाएगा फ्रेश एयर डक्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा, पहला सप्लाई एयर, दूसरा रिटर्न और तीसरा है फ्रेश एयर डक्ट। अब ये जो अगले पॉइंट्स हैं तीनों, ये प्रेशर के आधार पे हैं। देखिए, लो प्रेशर डक्ट, फोर्थ पॉइंट है लो प्रेशर डक्ट, पांचवा है मीडियम प्रेशर डक्ट और सिक्स पॉइंट है हाई प्रेशर डक्ट। तो ये हो जाएंगे प्रेशर के आधार पे कि जो डक्ट है उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, उसके आधार पे डक्ट तीन टाइप के होंगे, लो प्रेशर डक्ट, मीडियम प्रेशर डक्ट एंड हाई प्रेशर डक्ट। तो लो में वैल्यू कितनी है, जब आप जब कंडीशनड एयर का जो प्रेशर है, डक्ट के अंदर कंडीशनड एयर का जो प्रेशर है वो 50 ऑफ वाटर गेज से कम है। अब ये 50 ऑफ वाटर गेज, इसको आप रो जी एच से चेक कर सकते हैं, रो जी एच से चेक कर सकते हैं कि कितना पास्कल आएगा। तो पास्कल में भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑफ वाटर लिखा हुआ है, तो ये भी प्रेशर की एक यूनिट होती है। तो जब आपका प्रेशर लेस देन 50 ऑफ वाटर है तो वो लो प्रेशर कहलाएगा। 150 तक है, 150 ऑफ वाटर तक है, तब वो मीडियम प्रेशर कहलाएगा। और 150 से 150 टू 250 ऑफ वाटर गेज है, तब वो हाई प्रेशर के अंतर्गत आएगा। वेलोसिटी के आधार पे देखते हैं, दो टाइप के होंगे, लो वेलोसिटी डक्ट एंड हाई वेलोसिटी डक्ट। तो अगर आपका जो कंडीशनड एयर है डक्ट के अंदर, उसकी वेलोसिटी 600 मीटर पर मिनट तक है, तब वो लो प्रेशर डक्ट कहलाएगा। 600 मीटर पर मिनट से अधिक है, मोर देन 600 मीटर पर मिनट जो एयर है, इतनी वेलोसिटी, इतने 600 मीटर पर मिनट से अधिक वेलोसिटी पे मूव कर रही है डक्ट के अंदर कंडीशनड एयर, तब वो हाई वेलोसिटी डक्ट कहलाएगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि डक्ट किस मटेरियल का बना हुआ होता है। जो डक्ट के मटेरियल हैं वो हमने देखना है। तो इसके लिए आप जो नोट्स है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है सारे मटेरियल्स के बारे में। एक एक हेडिंग लिखा हुआ है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, कितने टाइप के, उनको एक्सप्लेन किया गया है। बट यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि कितने टाइप का है। तो देखिए, एक आपका है गैल्वनाइज्ड आयरन, जीआई जिसे बोलते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन शीट मेटल। दूसरा हम बना सकते हैं डक्ट को एल्युमिनियम शीट से बना सकते हैं, या फिर ब्लैक स्टील से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है डक्ट के मटेरियल वैसे कई सारे होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले मटेरियल्स हैं वो आपके हैं जीआई गैल्वनाइज्ड आयरन, और एल्युमिनियम का बना सकते हैं, और ब्लैक स्टील का बना सकते हैं। अब इसमें प्रेफर किसे कहते हैं करते हैं, ज़्यादातर जो है हम जीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका जीआई है, गैल्वनाइज्ड आयरन है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जिंक की कोटिंग होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक की कोटिंग होती है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, जो पेंटिंग का कॉस्ट है, जो पेंटिंग का कॉस्ट है वो बचेगा, और रस्टिंग नहीं होगी, जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो इसलिए जीआई का इस्तेमाल अधिक होता है। और थिकनेस की बात कर लें कि थिकनेस कितना होता है जीआई का, तो 0.5 mm से लेकर के 1.6 mm थिकनेस तक का हम मटेरियल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम को अगर यूज करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, लाइटर इन वेट, एल्युमिनियम हल्के होते हैं, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा एल्युमिनियम को यूज करने से, रस्टिंग भी नहीं आएगी। और कई बार हम ब्लैक स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं, बट उसमें हमें पेंटिंग करनी पड़ेगी। ब्लैक स्टील इस्तेमाल करेंगे तो पेंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, पेंटिंग कहाँ नहीं करनी पड़ेगी, जब आपका जो डक्ट मटेरियल है वो कहीं हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो हम पेंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट इसे ब्लैक स्टील को जनरली हम पेंट करके ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे डक्ट मटेरियल के लिए, कौन सा मटेरियल ज़्यादा सूटेबल है, बेस्ट है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये जब हम डक्ट की डिज़ाइन करेंगे, जब डक्ट की
डिज़ाइन की जाती है उस टाइम पे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल भी आता है कि कहाँ पे यूज करना है, पर्पज़ क्या है, किस टाइप के इक्विपमेंट में हमें इसे यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डक्ट का मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। बट जो कॉमनली यूज्ड होने वाले आपके मटेरियल्स हैं वो जीआई है, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील, एल्युमिनियम और ब्लैक स्टील। तो ये हो गया डक्ट मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डक्ट के शेप साइज के बारे में कि शेप कैसा होता है, बनावट कैसी होती है उसकी। तो जनरली 3 टाइप के आपके शेप हैं। यहाँ देखिए देर आर 3 टाइप ऑफ जो फ्रिक्वेंट यूज होने वाले शेप हैं वो है सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। 3 टाइप में होते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं सर्कुलर और आपका रेक्टेंगुलर और एक हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 टाइप के जो शेप हैं डक्ट के लिए वो यूज किए जाते हैं। सर्कुलर अगर हम यूज कर रहे हैं, सर्कुलर शेप यूज करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि कम मटेरियल का इस्तेमाल होगा। जो डक्ट को बनाने का जो मटेरियल है वो कम मटेरियल में ही डक्ट बन जाएगा, अधिक से अधिक एयर सप्लाई करेगा। अगर सर्कुलर सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सर्कुलर हमने सेलेक्ट किया है तो जगह भी कम लगेगी, मटेरियल भी कम लगेगा और लेस डक्ट सरफेस फ्रिक्शन एंड लेस इंसुलेशन। स्पेस कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा और जो फ्रिक्शन की वैल्यू है जब एयर उसके अंदर मूव करेगा तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा, इंसुलेशन भी हमें अधिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब फायदे हो जाएंगे सर्कुलर शेप में यूज करने से। डक्ट को अगर हम सर्कुलर शेप में यूज करें तो ये सारे फायदे हैं। बट हम इसमें कमी क्या आएगी, अगर सर्कुलर शेप में डक्ट को यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे दीवार वगैरह में हमें इंस्टॉल करना है, कहीं भी अरेंजमेंट सेटअप करना है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ये दिक्कत आ जाएगी भाई मटेरियल ज़्यादा लगेगा, मटेरियल अधिक लग सकता है, लेकिन डक्ट को जो इंस्टॉलेशन वाली प्रॉब्लम आएगी वो नहीं आएगी। कहीं भी किसी भी दीवार वगैरह में हम आसानी से इसे फिट कर सकते हैं, जबकि सर्कुलर वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और रेक्टेंगुलर वाले को इजीली हम वर्क कर सकते हैं। कई बार प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर डक्ट में भी प्रेफर्ड, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगेन वही बात आ गई कि डक्ट का कौन सा शेप हम यूज करेंगे, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, किस टाइप का डक्ट हमें यूज करना है, शेप कैसा होना चाहिए। तो ये भी डिजाइन के ही दौरान हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा डक्ट हमें, किस शेप का डक्ट हमें यूज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें कहाँ यूज करना है, किस पर्पज के लिए हम डक्ट को यूज करने जा रहे हैं, तो वहीं पे हम मटेरियल भी सेलेक्ट करेंगे और डक्ट का शेप भी सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डक्ट शेप। अब हम देखते हैं प्रेशर इन डक्ट। प्रेशर इन डक्ट, इसको समझने से पहले ये अरेंजमेंट देखिए ध्यान से। ये अरेंजमेंट है, इसमें डक्ट कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिया गया है। अब ये क्या है, बेसिकली ऐसा डायग्राम है, एयर कंडीशनिंग जो साइकिल मैंने क्लास में बताया था वही वाला साइकिल है, ये एयर कंडीशनिंग साइकिल है बोल सकते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट देखिए, इधर से आउटसाइड एयर आ रही है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आ रही है। तो आउटसाइड एयर को हैंडल करने के लिए कौन सा डक्ट इस्तेमाल होगा, फ्रेश एयर डक्ट, जो अभी क्लासिफिकेशन में देखा था। आउटसाइड एयर अगर आ रही है तो किस रास्ते से आएगी, फ्रेश एयर डक्ट के थ्रू हम लाते हैं। आगे फिल्टर लगा हुआ है, ये एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है जहाँ पे हम एयर को कंडीशनिंग करेंगे, चाहे हीट करें या कोल्ड करें। आगे फैन लगा हुआ है। अब देखिए फैन कंडीशनड एयर को सक करेगा और सप्लाई करेगा। अगर ये सप्लाई कर रहा है, ये कंडीशनड स्पेस है, रूम बोल सकते हैं, तो कंडीशनड स्पेस में अगर सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई एयर डक्ट कहलाएगा। दूसरे तरफ से हम एयर को बाहर भी निकाल रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, तो वो रिटर्न एयर डक्ट कहलाएगा। यहाँ पे डैम्पर लगा हुआ है, तो डैम्पर का काम होता है कि जो डक्ट है, डक्ट के अंदर एयर के फ्लो को कंट्रोल करना, कि भाई एयर के फ्लो को पूरा बंद कर देना है, पार्शली ओपन करना है। तो ओपनिंग क्लोजिंग का काम कर सकता है, जो डैम्पर होता है वो डक्ट के अंदर लगा रहता है, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर्पज बोल सकते हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट है एयर कंडीशनिंग साइकिल का, कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। इसकी वर्किंग नहीं देखना है हमें, प्रेशर के बारे में देखना है कि ये जो डक्ट है, चाहे सप्लाई एयर डक्ट हो या रिटर्न एयर डक्ट हो, उसके अंदर कंडीशनड एयर फ्लो हो रही है तो कितने टाइप के प्रेशर यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। द फ्लो ऑफ एयर विद इन अ डक्ट सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाई
प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट लोकेशन। तो सभी को पता है कि जैसे एटमॉस्फेरिक एयर की ही बात करें, जो बाहर एटमॉस्फेयर का एयर है वो क्यों फ्लो होता है, तो सभी को मालूम है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो होती है। तो उसी तरह से अगर हमें डक्ट के अंदर एयर को फ्लो कराना है तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए दो लोकेशन के बीच में। अगर दो लोकेशन के बीच में एयर को फ्लो कराना है तो दोनों लोकेशन के बीच में प्रेशर का अंतर होना चाहिए। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो एयर का मूवमेंट नहीं होगा, एयर का फ्लो नहीं होगा। और अगर दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एयर मूव करने लगेगी, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव करती है। तो अब हमें इसमें देखना है कि कितने टाइप के प्रेशर इसमें इन्वॉल्व होंगे। जब आपका एयर फ्लो हो रहा है सिस्टम में डक्ट के अंदर तो कितने टाइप के प्रेशर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है स्टैटिक प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिक प्रेशर, दूसरा प्रेशर है डायनेमिक और वेलोसिटी प्रेशर, और थर्ड वन इज टोटल प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर के बारे में देखते हैं। स्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम के अंदर स्टैटिक प्रेशर हमेशा रहता ही रहता है। इसका नाम ही क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक क्यों दिया गया है, क्योंकि मान लो ये जो आपका पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा सेटअप है, ये बंद कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में नहीं है, चल नहीं रहा है, ये क्लोज कंडीशन में है, बंद है। तो जब बंद रहेगा उस बंद के दौरान या फिर उस क्लोजिंग के दौरान भी डक्ट के अंदर प्रेशर लगा रहेगा तो उसे बोल सकते हैं हम स्टैटिक प्रेशर। और ये बंद रहेगा तो एयर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब एयर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, लिखा है सिंस इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एयर मूवमेंट देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टैटिक और स्टेशनरी प्रेशर। ये एयर के मूवमेंट के आधार पे एयर के मूवमेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। चाहे एयर मूव करे या ना करे तब भी जो डक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा हमेशा रहता है, जिसे हम बोल सकते हैं स्टैटिक प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू है, स्टैटिक प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है, स्टैटिक प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है, जैसे ये आपका डक्ट हो गया, ये डक्ट है, अब इसके अंदर जो प्रेशर है वो बाहर का जो प्रेशर है उससे अधिक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से डक्ट के अंदर का प्रेशर अगर अधिक है तो क्या चांस बनेगा कि डक्ट ब्रस्ट हो जाएगा या फट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा डक्ट के अंदर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो क्या हो जाएगा, डक्ट के ब्रस्ट होने का चांस रहेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अधिक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अधिक है और डक्ट के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डक्ट का मटेरियल हो कोलैप्स हो जाएगा। कह सकते हैं कि पचक जाएगा पूरा का पूरा, अपने आप में ही पूरा इकट्ठा हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टैटिक प्रेशर है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में है, कि कभी ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है, बहुत कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो स्टैटिक प्रेशर करता क्या है, स्टैटिक प्रेशर से हमें लाभ क्या मिल जाता है, जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो फ्रिक्शन लॉस है, फ्रिक्शन एंड शॉक लॉसेस, जब भी आपका कंडीशनड एयर है, कंडीशनड एयर डक्ट के अंदर जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन लॉसेस भी आएंगे, कुछ शॉक लॉसेस भी आएंगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम स्टैटिक प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिक प्रेशर काम में आता है। दूसरा पॉइंट है डायनेमिक और वेलोसिटी प्रेशर। डायनेमिक और वेलोसिटी प्रेशर, तो इसको यूं समझ सकते हैं, अब आ गया वर्ड डायनेमिक। तो जब आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑन कंडीशन में है, स्टार्ट कर दिया हमने, चलाना शुरू कर दिया, तो डक्ट के अंदर एयर मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। तो मूव करेगी एयर, तो मूवमेंट की वजह से भी तो प्रेशर जनरेट होगा। जो डक्ट की दीवार है, डक्ट की वॉल्स हैं, डक्ट की वॉल्स पे एयर के मूवमेंट की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, एक्सर्ट होगा। तो वो प्रेशर कहलाएगा वेलोसिटी प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर। या इसे यूं भी समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द डायनेमिक और वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू ड्रॉप इन स्टैटिक प्रेशर नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए गिवन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है कि जब आपका ये पूरा अरेंजमेंट ऑन कंडीशन में हो गया, जब चलने लगेगा तो एयर डक्ट के अंदर फ्लो होगी। जब एयर डक्ट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट होगी तो ये जो स्टैटिक प्रेशर है ये कम होने लगेगा।
कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। जब भी आपका ऑन होगा, ऑन कंडीशन में रहेगा ये पूरा सिस्टम, तो स्टैटिक प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, तो स्टैटिक प्रेशर में ड्रॉप आएगा। लिखा हुआ ना इक्वल टू ड्रॉप इन स्टैटिक प्रेशर। तो ये जब ऑन कंडीशन में होगा तो हम मेजर करेंगे कि पहले स्टैटिक प्रेशर इतना था, अब स्टैटिक प्रेशर कितना हो गया। तो जितने कमी आएगी स्टैटिक प्रेशर में, जितना कमी आएगी वही किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कि भाई ये ऑन कंडीशन में हो गया तो एयर आपका मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी, तो एयर के मूवमेंट से स्टैटिक प्रेशर में कितनी कमी आई है, जितना स्टैटिक प्रेशर कम होगा वही वैल्यू क्या कहलाएगी, वेलोसिटी प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी प्रेशर। या यूं ऐसे सीधे समझ सकते हैं कि जब आपका मोशन की वजह से, एयर के मोशन की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है, डक्ट के वॉल्स पे लगने वाला जो प्रेशर है, वो कहलाएगा वेलोसिटी प्रेशर। थर्ड पॉइंट है टोटल प्रेशर। अब वर्ड आ गया टोटल प्रेशर। तो जो स्टैटिक प्रेशर है और वेलोसिटी प्रेशर है, इन दोनों का अलजेब्रिक सम कर दें। अलजेब्रिक सम का मतलब कि प्लस माइनस साइन के साथ, कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। तो ये हो गया आपका डक्ट के अंदर कितने टाइप के प्रेशर हैं, थोड़ा सा प्रेशर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द डक्ट। ये थोड़ा सा 2 नंबर में या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एस्पेक्ट रेशियो क्या है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि वैल्यू कितनी होती है, एस्पेक्ट रेशियो की वैल्यू कितना होता है, या किससे ज़्यादा अधिक हो, किससे अधिक नहीं हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे आपको याद करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एस्पेक्ट रेशियो किसे कह सकते हैं, डेफिनेशन देखिए। यहाँ पे रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए बनाया गया है। ये जो फिगर है मान लो एक रेक्टेंगुलर डक्ट है, तो जब रेक्टेंगुलर शेप आ गया तो उसमें लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी, लेंथ एंड विड्थ भी होगी। तो इन दोनों का रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर डक्ट टू द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर डक्ट। जो रेक्टेंगुलर डक्ट है उसका लॉन्गर साइड हो गया ए यहाँ इस एग्जांपल में, और शॉर्टर साइड हो गया बी। तो लॉन्गर साइड ए अपॉन शॉर्टर साइड बी, ए अपॉन बी को हम क्या बोल देंगे, एस्पेक्ट रेशियो। अब ये एस्पेक्ट रेशियो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, द रेशियो, दिस रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द इनिशियल डिजाइन ऑफ द डक्ट। जब हम डक्ट की डिजाइनिंग करते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो को यूज किया जाता है कि कितना एस्पेक्ट रेशियो हमें रखना है। तो ये डिजाइनिंग के वक्त काम में आता है। तो इसे हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड फॉर अ रेक्टेंगुलर डक्ट। तो बाकी पॉइंट्स या जो बाकी जो कंटेंट्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।